हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ अंजलि शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसान बिल के बारे में। आप जानते हैं कि किसान बिल जो है, जो हमारे 3 बिल आए हैं किसान से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उस पर बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो लानी चाहिए जिससे कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो भी इसे समझ सके और इससे रिलेटेड अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे सके। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, और अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिससे कि बाकी लोग भी कमेंट के ज़रिए उसे पढ़ सकें। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं ध्यान से, जिससे कि आपको पता हो कि ये जो हमारा किसान बिल है इस पर इतना क्यों किया जा रहा है और एक्चुअली में ये है क्या। और आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर में इसका क्वेश्चन आना बिल्कुल एश्योर है, यानी कि इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए ये, इसको और ज़्यादा अच्छे से समझना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किसानों से जुड़े 3 बिलों में ऐसा क्या है जिन पर सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। जो 2020 साल गया है हमारा अभी, उसमें जून में मोदी सरकार कृषि सुधार से जुड़े 3 अध्यादेश लेकर आई थी। अब इन अध्यादेशों की जगह सरकार ने संसद में 3 बिल पेश किए थे। तीनों बिल लोकसभा से पास हो चुके थे। हालांकि इन्हें सरकार के अंदर ही सभी का समर्थन नहीं मिला था। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसका विरोध करने के लिए, यानी कि इसका विरोध जताते हुए कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था। हरियाणा और पंजाब में किसान इन विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों पर बीते दिनों में लाठीचार्ज भी हुआ था, ये तो आप भी जानते हैं। और अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे पे क्या हुआ था, इससे भी हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानता हो। बहुत ज़्यादा कुछ हुआ था, इनफैक्ट आपके नेट भी बंद कर दिए गए थे। ऐसा नहीं है कि हर जगह करे गए थे, लेकिन कुछ जगह पे नेट भी बंद कर दिए गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका विरोध जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अब सरकार कह रही है कि ये बिल किसानों की भलाई के लिए है। इनसे उनकी आमदनी जो है, यानी कि उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। तो फिर किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं और जो सरकार है, यानी कि गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि ये उनकी भलाई के लिए ही है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं आसान भाषा में। इसको हम बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाएंगे, जितना इजी लैंग्वेज में हो सकेगा उतना आपको समझाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो विधेयक है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। 50 के दशक में, यानी कि आज़ादी के ठीक बाद, भारत में सूखे और अकाल जैसे हालात थे। तब 1955 यानी कि 1955 में एक आवश्यक वस्तु कानून आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए, उनके प्रोडक्शन सप्लाई की कीमत को नियंत्रित रखने के लिए आया था। अब ये आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं, ये सवाल उठता है। समय के साथ इस कानून में कई बदलाव हुए। आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में कई चीजें जोड़ी गईं और कई चीजें हटाई भी गईं। 2020 जून में अध्यादेश लागू होने तक आवश्यक वस्तुओं में जो चीजें आती थी वो थी दवाइयाँ, फर्टिलाइजर्स, तेल तिलहन, सूत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, जूट और जूट के कपड़े, खाद्यान्न, फल और सब्जी के बीज, जानवरों का चारा, जूटों के बीज, रुई के बीज, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर। फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर जो है वो कोरोना वायरस के फैलने के बाद जो आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट है उसमें जोड़ा गया था। किसी सामान को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में जोड़ने का क्या मतलब होता है, ये सवाल भी उठता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी सामान को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में अगर जोड़ा गया है तो इसका मतलब ये है कि सरकार उस वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। साथ ही उस वस्तु के स्टॉक की सीमा भी तय कर सकती है, यानी कि वो जो प्रोडक्शन आपका हो रहा है उन चीज़ों का, आवश्यक वस्तुओं का, उसको आप कितना स्टॉक करके रख सकते हैं उसकी लिमिट भी गवर्नमेंट क्या करेगी, तय करेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कोरोना टाइम था तो वहाँ उस टाइम क्या था, हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क जो थे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ये तय करेगी कि कोई ऐसा तो नहीं है व्यापारी जो कि इन चीज़ों को स्टॉक करके रखे हुए हो,
क्योंकि अगर वो स्टॉक करके रखे रहेगा तो उससे क्या होगा, उस चीज़ की कीमत बढ़ेगी क्योंकि वो मार्केट में नहीं होगी। तो ऐसा क्या है कि जब कोई चीज़ आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में आ जाती है तो वो गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है कि उस चीज़ का आप कितना स्टॉक कर सकते हैं। ऐसा अक्सर प्याज और दालों के दामों में आपको सुनने को मिला होगा, क्योंकि प्याज और दालों के जो दाम हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, आप जानते हैं। अब हम जान लेते हैं कि नए बिल में क्या है। ये तो हो गई 1955 की बात, यानी कि 1955 की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 2020 में नया बिल आया है इसका क्या कहना है। बिल के मुताबिक सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा सकती है या उसमें शामिल भी कर सकती है। अध्यादेश में ये लिखा है। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि बिल के मुताबिक सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जो ज़रूरत का सामान है वो या ज़रूरत की लिस्ट है उसमें क्या कर सकती है, चीज़ें ऐड भी कर सकती है और हटा भी सकती है। ये तो 1955 में भी था। तो ये दोनों तो कॉमन चीज़ें हैं। अब बात जो आती है वो आती है इनके आगे की कि अध्यादेश में क्या लिखा हुआ है। तो अध्यादेश में लिखा है, अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थितियों में ही सरकार नियंत्रण लगाएगी। अब ये अति असाधारण परिस्थितियां क्या होती हैं? अति असाधारण परिस्थितियां क्या होती हैं, अब ये क्वेश्चन उठता है। तो अति असाधारण परिस्थितियों का मतलब होता है युद्ध, अकाल, कीमतों में अप्रत्यक्ष उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा। यानी कि या तो कोई वॉर चल रहा हो या फिर अकाल आ गया हो, जैसे कि सूखा वगैरह पड़ जाता है तो अकाल आ गया हो कोई किसी चीज़ का, या फिर कीमतों में क्या है कि इनडायरेक्ट तरीके से या तो वो एकदम ही बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, या तो फिर बहुत ही कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा आई है जैसे कि अभी केदारनाथ में हुआ था, है ना। तो इन सब चीज़ों की इन सब कंडीशंस में, यानी कि इन सब परिस्थितियों में सरकार जो है वो उसके हाथ में है, सरकार के यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में है कि उसे कितना कंट्रोल करना है। इन चीज़ों और किसी भी कृषि उत्पाद की जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर ही एक्शन लिया जाएगा। यानी कि जो मैंने आपको अभी अभी चीज़ें बताई, यानी कि अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई, इन चीज़ों पर और किसी भी कृषि उत्पादन की जमाखोरी पर, कृषि उत्पादन यानी कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है उसकी जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। यानी कि उसकी जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा बढ़ा है या कितना ज़्यादा घटा है। अगर ऐसी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आलू हैं, वो आपको मार्केट में 10 रुपये किलो मिलते हैं लेकिन अब वो 50 रुपये किलो हो चुके हैं, तो क्या है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे टाइम पर कीमतों के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। इसे नियंत्रित करने का आदेश कब जारी किया जाएगा, अब ये सवाल आता है। तो इसे नियंत्रित करने का जो आदेश है वो तब जारी किया जाएगा जब सब्जियों और फलों की कीमत में 100% की बढ़ोतरी होगी। यानी कि जो सब्जी हैं या जो फ्रूट्स हैं आपके, अगर उनका रेट 100% बढ़ चुका है, या फिर जब खराब ना होने वाले खाद्यान्नों की कीमत में 50% तक का इजाफा होगा, तब ये जो हमारे एक्शन है, ये जो आदेश है, तब ये जारी किया जाएगा। ये बिल लोकसभा में 15 सितंबर को पास हो चुका था। तो ये तो हो गई हमारे पहले बिल की बात। अब हम बात करते हैं कि दूसरा बिल क्या है। तो दूसरा बिल है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, यानी कि संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। आपने एपीएमसी का नाम सुना होगा। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी। वो बाजार जहां किसान अपना उत्पाद यानी कि उनका जो प्रोडक्शन है उसको बेच सकते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हैं, ये होती है एपीएमसी। इन मंडियों का संचालन करती है राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट में इनसे जुड़ी एपीएमसी एक्ट भी होते हैं। ज़्यादातर राज्यों में नियम है कि किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडियों में ही बेच सकता है। बदले में उन्हें फसल का जो एमएसपी है यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो दिया जाएगा। तो ये तो हो गई एपीएमसी की बात। अब हम जान लेते हैं कि नए बिल में क्या है। तो नया बिल क्या कहता है कि किसान एपीएमसी मंडियों से बाहर भी अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकता है। वो दूसरे जिलों और राज्यों में भी अपनी फसल बेच सकता है। इसके लिए
उनको या उनके खरीदारों को एपीएमसी मंडियों में कोई भी फीस नहीं देनी होगी। यानी कि जहाँ जो हमारा किसान था वो अपना जो प्रोडक्ट है यानी कि जो गेहूँ चावल हो गए वो सिर्फ एपीएमसी मार्केट में ही बेच रहा था, यानी कि मंडियों में ही बेच रहा था। लेकिन हमारा जो नया बिल आया है वो क्या कहता है कि अब वो मंडियों में ही नहीं बेचेगा, वो चाहे तो कहीं और भी बेच सकता है। खैर ये काम पहले भी होते थे, लेकिन अब ये काम क्या होंगे, लीगली तरीके से किए जाएंगे। तो अब वो क्या कर सकता है, जो किसान है हमारा, वो मंडियों में भी बेच सकता है और वो चाहे तो कहीं और भी बेच सकता है। यानी कि वो अगर उसे लगता है कि मंडी में उसका जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो उसे ठीक नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर वो कहीं और जाता है, किसी और व्यापारी से बात कर रहा है मंडी से बाहर, तो वहाँ उसे प्राइस अच्छा मिल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसको जो अपना उत्पाद है यानी कि अपना जो प्रोडक्ट है वो आसानी से बेच सकता है। ये है हमारा सेकंड बिल, और ये बिल 17 सितंबर को लोकसभा में पास हो गया था। अब बात करते हैं हम तीसरे बिल की। जो तीसरा है वो क्या है, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020। अब बात कर लेते हैं कि इस बिल में क्या है। इस बिल का मकसद है किसानों को उनकी फसल की निश्चित कीमत दिलवाना। इसके तहत फसल उगाने से पहले ही एक किसान किसी व्यापारी से समझौता कर सकता है। इस समझौते में क्या क्या होगा ये बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं पहले से आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। देखिए, ये जो बिल है ये क्या कह रहा है कि अगर कोई किसान है, जैसे कि मान लीजिए आप जो नॉर्मल चिप्स वगैरह खाते हैं, तो चिप्स के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आलू की। या फिर अगर आप नमकीन लेते हैं तो नमकीन के लिए बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको चना दाल लेनी होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, यानी कि वो जो कंपनी होती है जो इन चीज़ों को बनाती है, उनके जो वो होंगे व्यापारी होंगे, वो क्या करेंगे, किसी गांव के पास जाएंगे। अब क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है तो ऐसा तो है नहीं कि वो 2-4 किलो आलू लेके अपना काम कर देंगे, उन्हें तो काफ़ी आलूओं की ज़रूरत होगी, है ना, अगर हम चिप्स की बात करें तो वो क्या करेगा, व्यापारी किसी भी गांव के पास जाएगा और गांव में जाके अपने जो इंजीनियर हैं या अपना जो मैनेजर है उससे पूछेगा कि कितनी ज़मीन हम लें जिससे कि हमारा जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो वो बता देगा कि आपको अगर इतनी ज़मीन लेते हैं, इतनी ज़मीन में खेती कराते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी की वो पूरी हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, उन खेत के जो किसान होंगे उन सबको बुलाएगा और उनसे कहेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो आप अपने खेत में क्या करो, इन चीज़ों को उगाओ, यानी कि आलू उगाओ। उन सबसे कह देगा कि आप अपने खेत में इन आलूओं को उगाओ और बाद में हम क्या करेंगे, वो सारे आलू अपने साथ ले जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि पहले ही वो लोग क्या करेंगे, जो आपका प्राइस है वो सेट कर लेंगे, यानी कि एक प्राइस जो है वो फिक्स कर लेंगे। अब फिक्स करने का क्या फ़ायदा हुआ कि मान लीजिए कि जब खेती करनी उन्होंने शुरू करी, हमारे जो किसान हैं उन्होंने किसी चीज़ की खेती शुरू करी, तो मार्केट में उसकी जो वैल्यू थी उस वक्त वो ज़्यादा थी, तो उन्हें लगा कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, अगर हम इसे उगाते हैं तो हमें क्या होगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन उसको उगते उगते यानी कि पूरी फसल को तैयार होते होते मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो गिर चुकी है। अब किसान क्या करेगा, उसने तो ये सोच के उगाई ना कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अब तो उसकी वैल्यू गिर चुकी है, तो ऐसे में क्या होगा, उसको लॉस होगा। तो ये जो हमारा बिल है ये उस लॉस से किसान को बचाएगा कि जब व्यापारी आपके पास आएंगे तो आप मार्केट में जाके पूछ सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, और आप उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उस व्यापारी से तय कर सकते हैं अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस। तो उससे क्या होगा कि बाद में फसल तैयार होने के बाद मार्केट में चाहे रेट गिर ही गए हों, लेकिन वो जो व्यापारी होगा वो आपको वही रेट देगा जो आपने फिक्स किया है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो समझौता करेंगे वो दोनों, उसमें क्या क्या होगा। तो इन समझौते में क्या क्या होगा, एक तो होगी फसल की कीमत, यानी कि फसल किस कीमत पे वो लोग एक जो प्राइस है वो क्या फिक्स करेंगे ये होगा। दूसरा क्या होगा, साथ ही उस प्रक्रिया की जानकारी होगी, यानी कि जो किसान है वो उस व्यापारी को बताएगा कि हम जो आलू हैं अपने खेत में वो कैसे उगाएंगे, जिससे कि कीमत तय की जाएगी। कि अगर किसान बताएगा कि मैं इसमें क्या करूँगा, बीज डालूंगा, मैं इसकी जुताई भी करूँगा, मैं इसकी सिंचाई भी करूँगा, मतलब वो पूरा बता देगा कि मैं इतना सब कुछ काम करूँगा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने इस सब काम के बदले में चाहता हूँ कि आप मुझे इतना पैसा दें।
ठीक है, तो समझौते में सबसे पहली बात आ गई ये। दूसरी बात आती है फसल की क्वालिटी, यानी कि इस समझौते में क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो किसान है उसने क्या किया, जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया और अब वो अपनी फसल पे ध्यान ही नहीं दे रहा, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है, बेकार किस्म के गेहूं है, तो जो व्यापारी होगा उससे उसे लॉस हो जाएगा। तो फिर उसके काम का क्या रह जाएगा, वो उसने पैसे भी दिए लेकिन जो उसे क्वालिटी चाहिए थी वो भी उसे नहीं मिली। तो समझौते में फसल की क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। और तीसरी बात आती है कितनी मात्रा में और कैसे खाद्य का इस्तेमाल होगा, यानी कि कितनी मात्रा में आप कैसे कैसे जो आपके आलू हैं वो उगाएंगे और उसमें आप कौन कौन से फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो यूज़ करेंगे। तो ये हो गई समझौते की बात। इस समझौते में फसल की ओनरशिप किसान के पास रहेगी और उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर किसान से उसका जो उत्पाद है वो खरीदना होगा। अब इस केस में ये भी होता है कि हो सकता है कि जो व्यापारी है वो खेती को स्पॉन्सर करे। स्पॉन्सर करे का क्या मतलब है, ऐसे में उसे खेती में लगने वाले बीज, खाद आदि का खर्चा उठाना होगा। ऐसे में इन खर्चों को ध्यान में रखते हुए फसल की कीमत तय की जाएगी। यानी कि अगर जो व्यापारी है वो स्पॉन्सर कर रहा है पूरी फसल को, तो फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा कि जब बीज मैं दे रहा हूँ, फर्टिलाइजर्स मैं लाके खरीद के दे रहा हूँ तुमको, तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये प्राइस हो इसका, यानी कि ना तुम्हें कम लगे ना मुझे ज़्यादा लगे, दोनों का क्या होगा, दोनों आपस में बैठ के बात कर लेंगे और फिर जो पैसे होंगे उन्हें फिक्स कर देंगे। सो ये हैं वो तीनों बिल जो आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो विरोध हो रहा है इसका कारण क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।